तुम्हारे पिता मार्शल गॉड हैं और तुम्हारी माँ भी मार्शल गॉड है। यहाँ तक कि तुम्हारी पर्सनल मेड भी एसएसएस रैंक की प्रोडिजी है। इसके बावजूद तुम्हारे अंदर सबसे घटिया डी रैंक टैलेंट जागा, जिसकी वजह से तुम्हारी कल्चरेशन अपने हमउम्र लोगों से बहुत पीछे रह गई। लेकिन तुम्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी और तुमने इसे हंसकर टाल दिया, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से वे लोग पूरी जिंदगी ट्रेनिंग कर लें, तब भी आखिरकार तुम्हारे घर के गार्ड्स ही तो बनेंगे। तुम्हारा जन्म ही सेलेस्टियल डोमिनियन पर राज करने के लिए हुआ था। लेकिन जब तुम 38 साल के हुए, तभी बीस्ट्स ने अर्थ पर हमला कर दिया और तुम्हारे पिता बीस्ट्स की भीड़ में घिरकर मारे गए, जिसके साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी तबाह हो गया। आखिरकार 60 साल की उम्र में रिडेम्पशन सिस्टम आया, लेकिन तब तक तुम्हारी जवानी कब की निकल चुकी थी। इसलिए तुमने रिस्टार्ट करने के लिए एक रॉयड स्टार ट्रक ढूंढ लिया। जैसे ही तुम्हारी आंखें खुली, तुम फिर से 18 साल के हो चुके थे, और सबसे बड़ी बात, सिस्टम पूरे 60 साल पहले ही एक्टिवेट हो चुका था। इतना ही नहीं, तुम्हारे सामने वही मेड खड़ी थी जो तुम्हें मसाज दे रही थी। यानी 30 साल बाद तुम्हारी उससे दोबारा मुलाकात हो चुकी थी। तुम्हारी पर्सनल मेड कभी तुम्हारे बुरे व्यवहार से तंग आकर तुम्हें छोड़कर भाग गई थी और भविष्य में जाकर वही एथ स्टेज सोवेरेन बन गई थी। अब जब तुम्हें एहसास हुआ कि तुमने उसके साथ कितना गलत किया था, तो तुमने तुरंत उससे माफी मांगने का फैसला किया। तभी रिवॉर्ड सामने आया, डिवाइन टैलेंट, ब्लैक एम्परर। तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मेड भविष्य में सॉवरेन बनेगी, और तो और उसे रिवॉर्ड में डिवाइन टैलेंट भी मिलेगा। इसलिए तुमने बिना देर किए कहा, क्लोई, मुझे माफ कर दो। इतने सालों तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं सच में एक मॉन्स्टर बन गया था। क्लोई ने शांत होकर जवाब दिया, कोई बात नहीं मास्टर। ये सुनकर तुम मन ही मन चौंक गए। रुको, मैंने आखिर इसे किस तरह का इंसान बना दिया था। लेकिन इस बार तुम सच में अपनी गलती मान रहे थे, इसलिए बोले, मैं सच में कह रहा हूँ, मुझसे गलती हुई। मैं बहुत बड़ा जर्क था और मुझे कभी किसी की परवाह नहीं थी। प्लीज मुझे एक दूसरा मौका दे दो। क्लोई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे पता है यंग मास्टर दिल से बुरे नहीं हो, बस आपका गुस्सा बहुत तेज है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, टास्क कंप्लीट, रिवॉर्ड जारी किया जा रहा है, डिवाइन टैलेंट, ब्लैक एम्परर। ब्लैक एम्परर तुम्हें इटर्नल इंडेस्ट्रक्टिबल बॉडी देता है। सभी स्पिरिचुअल एनर्जी और पावर को अब्सॉर्ब करके उसे तुम्हारी अपनी ताकत में बदल देता है, और नेचुरली हर तरह के टैलेंट का काउंटर करता है। रिवॉर्ड मिलते ही तुम्हारा लेवल सीधे फर्स्ट स्टेज लेवल 8 पर पहुंच गया। अचानक इतनी जबरदस्त ताकत मिलने से तुम अभी हैरानी में ही खड़े थे कि क्लोई ने मुस्कुराते हुए पूछा, यंग मास्टर, अब घर चलें या मेरे पैरों से ऐसे ही खेलते रहें? ये सुनकर तुम मन ही मन घबरा गए। यार, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। मेरे जैसा जेंटलमैन ऐसा कैसे कर सकता है? फिर थोड़ा झिझकते हुए बोले, ठीक है, बस थोड़ा सा। क्लोई शर्म से लाल हो गई और अगले कदम के लिए तैयार ही हो रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ लात मारकर खोल दिया गया और एक आदमी अकड़ता हुआ सीधे अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने हंसकर कहा, अरे वाह, यहाँ तो बड़े मजे चल रहे हैं दोस्त। क्यों ना हम भी थोड़ा मजा बांट लें। वह रायन डॉल्टन था, जो क्लब के ओनर का भाई था। ये देखते ही तुम्हारी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि किंग्सवेल में कोई तुम्हारे सामने इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा था। रायन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम कौन हो। उसकी नजर में तुम बस कोई और बिगड़े हुए प्ले बॉय ब्रैट थे। उसने अकड़कर कहा, पता है ये जगह किसकी है? निकलो यहाँ से, वरना जिंदगी भर के लिए बैन कर दिए जाओगे। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अगले पल वह हवा में उड़ता हुआ जाकर फर्श पर धड़ाम से गिरा। रायन कुछ पल तक वहीं पड़ा रहा, पूरी तरह हक्का बक्का। फिर अविश्वास से बोला, किसी ने यहाँ मुझे सच में मारा? तुमने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था, लेकिन अगर क्लोई ने तुम्हें थप्पड़ मारा होता तो शायद तुम्हें ज्यादा मजा आता। आखिर उसकी स्वीट सेंट उसकी हथेली पहुंचने से पहले ही महसूस हो जाती है। यह सुनकर क्लोई की आंखों में चमक आ गई और उसने मन ही मन सोचा, क्या यंग मास्टर सच में मेरे लिए खड़े हो रहे हैं? भले ही वह सिर्फ तुम्हारी मेट थी, लेकिन उसके पास एसएसएस रैंक टैलेंट था, इसलिए उसकी ताकत कोई मजाक नहीं थी। इसी बीच उसने एक और बात नोटिस की, यंग मास्टर आखिर इतनी तेज कब से हो गए? तभी रायन ने गुस्से में पूछा, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? तुमने भी पलटकर कहा, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं?
फिर बिना किसी घबराहट के बोले, सच कहूं तो तुम्हारा रैंक तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का हक नहीं देता, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अपनी हद पार करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी आवाज सुनते ही माहौल और भारी हो गया, लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, कमरे के बाहर का शोर सुनकर हॉलवे में भीड़ जमा हो गई। गेस्ट्स अपने अपने कमरों से सिर बाहर निकालकर देखने लगे और तभी किसी ने हैरानी से कहा, होली क्रैप, क्या ये रायन डॉल्टन है? इसे किसी ने मार दिया। दूसरे ने तुरंत कहा, रुको, जिसने इसे मारा है वो तो जाना पहचाना लग रहा है। दूसरी तरफ रायन का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन उसी समय उसने तुम्हारी कल्टीवेशन देख ली और समझ गया कि तुम सिर्फ फर्स्ट स्टेज लेवल 8 पर हो, जबकि वह खुद पीक फर्स्ट स्टेज पर था। उसे लगा कि मामला अभी भी उसके हाथ में है, इसलिए जैसे ही तुम्हारा अगला वार उसकी तरफ आया, रायन तुरंत पीछे हटा और किसी तरह उससे बच गया। फिर वह घमंड से हंसते हुए बोला, मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा टैलेंट माइंड रीडिंग है। मैं तुम्हारी हर चाल पहले ही पढ़ सकता हूँ। अब देखते हैं तुम कैसे। लेकिन तभी उसके दिमाग में तुम्हारे खिलाफ अनगिनत गालियां और बकवास विचार दौड़ने लगे। साले, तेरी ऐसी की तैसी, मैं तुझे। मगर उसके मन में चल रही हर बात तुम्हारे सामने खुली किताब की तरह थी। उसकी सारी चालें और इरादे तुम्हें पहले से पता चल रहे थे, इसलिए उसके पास कोई कॉम्बैट इंटेंट बचा ही नहीं था जिसे तुम प्रिडिक्ट न कर सको। रायन अभी कुछ समझ ही पाता कि उससे पहले तुम्हारे 3 जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ चुके थे। रुको, रुको, मुझे मारना बंद करो। रायन बुरी तरह चीखने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ उसका शरीर ही नहीं टूटा था, उसकी स्प्रिट भी पूरी तरह कुचल चुकी थी। तभी अचानक पूरे कमरे में एक दबदबे भरी दहाड़ गूंजी, वहीं रुक जाओ। आवाज सुनते ही भीड़ तुरंत 2 हिस्सों में बट गई और एक ठंडे चेहरे वाला आदमी आगे बढ़ता हुआ आया। वह रायन का बड़ा भाई नेथन डॉल्टन था और अपने भाई को बचाने के लिए यहाँ पहुंचा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर तुम्हारे चेहरे पर पड़ी, उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया। उसने मन ही मन पहचान लिया, होली शिट, ये तो वही है। तभी रायन ने उसे देखते ही चिल्लाकर कहा, भाई, मुझे बचाओ, इसने मुझे मारा है, इसकी टांग तोड़ दो। लेकिन इससे पहले कि नेथन कुछ कर पाता, तुमने उसे घूरते हुए कहा, नेट, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मेरी रूम में कोई नहीं आएगा? तुम लोग यहाँ का काम ऐसे संभालते हो? तुम्हारी बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान जम गया और रायन भी पूरी तरह स्तब्ध रह गया, क्योंकि जिस नेथन से पूरा किंग्सवेल डरता था, वही अपने बड़े भाई की परवाह किए बिना सीधे तुम्हारे सामने घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कीजिए मिस्टर हैज, मेरी गलती थी। ये नजारा देखते ही भीड़ में हड़कंप मच गया। होली क्रैप, मिस्टर हैज, क्या ये वही है? कमाल है, इसने तो ब्रिक वॉल को ही मार दिया। ये ईथन हेज हैं। रायन का चेहरा अब डर से पीला पड़ चुका था, क्योंकि उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसने किसके सामने पंगा ले लिया है। तुमने उसकी तरफ देखकर ठंडे स्वर में कहा, घुटनों पर बैठ। रायन तुरंत फर्श पर गिर पड़ा और बुरी तरह कांपने लगा। इसके बाद तुमने नेथन से पूछा, पता है मैंने इसे क्यों मारा? नेथन ये कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था कि उसे पता है, क्योंकि साफ था कि उसके बेवकूफ भाई ने यंग मास्टर का मूड खराब कर दिया था। तुमने गुस्से में कहा, क्योंकि मुझे पुलिस से दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत है। अपने भाई को इस तरह हरकत करते देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। ये सुनते ही भीड़ फिर से हैरान रह गई। किसी ने धीरे से कहा, रुको, तुम्हें पुलिस से नफरत है? तुम खुद तो हर दिन बुली की तरह घूमते हो। नेथन के चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा। वह जानता था कि पहले वाला यंग मास्टर कुछ कॉम्प्लीमेंट्स और थोड़ी सुविधाएं मिलते ही मामला छोड़ देता था, इसलिए उसे लगा कि शायद इस बार भी वही तरीका काम कर जाएगा। इसी सोच के साथ नेथन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर हेज, मेरे बेवकूफ भाई ने हद पार कर दी। ऐसा करते हैं, जब भी आप हमारे क्लब में आएंगे, मैं आपको सुप्रीम ब्लैक कार्ड दूंगा। यहाँ सब कुछ फ्री होगा और एक वीआईपी स्वीट हमेशा आपके लिए रिजर्व्ड रहेगा। उसे अच्छी तरह पता था कि यह बिगड़ा हुआ प्ले बॉय यहाँ पार्टी करना बहुत पसंद करता है, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि इतना शानदार ऑफर मिलते ही मामला शांत हो जाएगा। तुमने कुछ पल सोचने का नाटक करते हुए कहा, हम, सुनने में तो काफी अच्छा है, लेकिन फिर अचानक तुम्हारा चेहरा ठंडा पड़ गया और तुमने कहा, तुम मुझे आखिर समझते क्या हो? अभी अपने भाई को खत्म करो,
वरना कल तक मैं तुम्हारे पूरे क्लब को पब्लिक टॉयलेट में बदल दूंगा। तुम्हें लगता है एक ब्लैक कार्ड देकर तुम मुझे खरीद सकते हो? क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से बिक जाऊंगा? तुम्हारी बात सुनते ही नेथन का चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया, क्योंकि जो लेजी, प्लेजर सीकिंग और थोड़े से लालच में मान जाने वाला प्लेबॉय पहले हुआ करता था, आज वही इंसान खतरनाक तरीके से रूथलेस हो चुका था। नेथन ने दांत भींच लिए और उसकी आंखों में भी रूथलेस चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि अगर यह मामला यहीं नहीं रुका तो पूरा डॉल्टन फैमिली बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसने बिना एक पल गंवाए अपनी हथेली सीधे रायन के डैंटियन पर दे मारी। धड़ाम! रायन का स्पिरिचुअल कोर उसी पल चकनाचूर हो गया और उसकी पूरी कल्टीवेशन बर्बाद हो गई। फिर भी नेथन रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, इसलिए उसने अपने ही चेहरे पर लगातार कई जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। मिस्टर हैज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, तुमने उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहा। याद रखना, डॉल्टन फैमिली को अपनी हद में रहना चाहिए। किंग्सवेल को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो खुद को हेज फैमिली से बड़ा समझे। इतना कहकर तुम क्लोई के साथ वहां से बाहर निकल गए, जबकि क्लोई की आंखों में तुम्हारे लिए एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। पीछे नेथन अभी भी घुटनों पर बैठा ठंडे पसीने में भीगा हुआ था और उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी। हेज फैमिली का यंग मास्टर सच में बदल गया है। उधर तुम और क्लोई फ्रंट डोर से बाहर निकले तो सामने एक डार्क रेड सुपरकार खड़ी थी। तुम दोनों उसमें बैठे और अगले ही पल गाड़ी का इंजन गरजा। फिर वह किसी जंगली जानवर की तरह रात के अंधेरे में दौड़ पड़ी। गाड़ी के अंदर काफी देर तक चुप्पी रही, लेकिन आखिरकार क्लोई ने धीरे से पूछा, यंग मास्टर, आप कुछ अलग लग रहे हैं। तुमने उसकी तरफ देखकर पूछा, कैसे अलग? क्लोई ने तुरंत जवाब दिया, आपकी पावर और आपकी स्पीड। पुराने यंग मास्टर कभी भी पीक फर्स्ट स्टेज के रायन को एक ही बार में इतनी दूर नहीं उड़ा सकते थे। तुमने इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और आराम से कहा, जो भी हो, बस मेरे शोल्डर्स दबा दो। क्लोई ने अपने हाथों को देखते हुए कहा, लेकिन मेरे हाथ दुख रहे हैं। तुमने मुस्कुराकर छेड़ते हुए पूछा, तो क्या तुम अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करने वाली? यह सुनते ही क्लोई का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस तरह हंसी मजाक करते हुए लगभग आधे घंटे बाद तुम दोनों हेज मैनर पहुंच गए। गाड़ी एक विशाल मैंशन के बाहर जाकर रुकी, लेकिन तुम दोनों अभी गाड़ी से बाहर निकलते भी नहीं कि अंदर से एक गुस्से भरी दहाड़ पूरे मैनर में गूंज उठी। मैं विक्टर हेज उस लड़के से तंग आ चुका हूं। पूरे 2 दिन से गायब है। अगर उसने वापस आने की हिम्मत की तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। विक्टर की दहाड़ इतनी जोरदार थी कि दीवारों पर लगी टाइल्स तक कांप उठी। अपने पिता को अंदर से गुस्से में गरजते हुए सुनकर तुम वहीं रुक जाते हो। तभी अचानक हवा में कुछ फ्लोटिंग टेक्स्ट दिखाई देता है। अपने मरे हुए पिता के बारे में सोचकर तुम्हारा दिल टूट जाता है। वह तुम्हारा बदला हुआ रूप कभी देख ही नहीं पाए। क्वेस्ट, विक्टर हेज को वापस जिंदा करो और उसकी अप्रूवल हासिल करो। रिवॉर्ड, डिवाइन टेक्निक, डार्क सन। अंदर से आती हुई अपने पिता की चीख पुकार सुनकर तुम कुछ पल चुप हो जाते हो और मन ही मन सोचते हो, भाई, मेरे डैड तो मरे ही नहीं है। तभी क्लो धीरे से कहती है, यंग मास्टर, मास्टर बहुत गुस्से में लग रहे हैं। क्या हमें थोड़ा चुपचाप रहना चाहिए? तुम तुरंत कहते हो, चुपचाप? अरे, यही तो क्वेस्ट पूरा करने का सबसे बढ़िया मौका है। इतना कहते ही तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीधे अंदर चले जाते हो। क्लोई तुम्हें देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है, क्या यंग मास्टर को अपने डैड से सबसे ज्यादा डर नहीं लगता? उधर हेज मैनर के मेन हॉल में विक्टर हेज बीचों बीच खड़े थे और गुस्से से उनका चेहरा काला पड़ चुका था। तुम्हें देखते ही वह गरज पड़े, तुम एहसान फरामोश नालायक, पूरे 2 दिनों से कहाँ गायब थे? उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि लग रहा था अभी फट पड़ेंगे। आखिर मार्शल गॉड का बेटा होकर भी तुम इतनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट कैसे हो सकते थे? तुमने बिल्कुल आराम से कहा, मैं बाहर ट्रेनिंग कर रहा था और थोड़ी पार्टिंग भी कर ली। ये सुनते ही विक्टर एक पल के लिए रुक गए। रुको, क्या कहा तुमने? वह गुस्से में फटने ही वाले थे कि अचानक पूरी तरह शौक में जम गए। ट्रेनिंग? उनके लिए तो ये शब्द ही किसी दूसरी दुनिया की चीज था। उन्होंने तुम्हें घूरते हुए कहा, मुझसे मजाक कर रहे हो? मुझे तो इस बात पर ज्यादा भरोसा होगा कि हमारा एंसेस्ट्रल टूम्ब उड़ गया, बजाय इसके कि तुमने सच में ट्रेनिंग की हो। तुमने तुरंत कहा,
डैड, मैं सच में ट्रेनिंग कर रहा था। विक्टर झल्लाकर बोले, बकवास बंद करो। तुम्हें पता भी है पिछले 2 दिनों में मुझे कितनी कंप्लेंट्स मिली हैं। लोग कह रहे हैं कि तुम दूसरों को बुली कर रहे हो और उनकी टांगे तोड़ रहे हो। तुमने हैरानी से कहा, क्या? ये अफवाहें कौन फैला रहा है? मिल गया ना तो उसकी भी टांगे तोड़ दूंगा। तुम्हारी बात सुनते ही विक्टर के सिर के ऊपर जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क तैर गया। वह तुम्हें और डांटने ही वाले थे कि तभी अचानक तुम्हारी ऑरा तेजी से बढ़ने लगी और फर्स्ट स्टेज लेवल आर्ट की स्पिरिचुअल पावर पूरे हॉल में जोर से फैल गई। तुम्हारी ताकत में इतना बड़ा बदलाव महसूस करते ही किंग्सवेल के मार्शल गॉड विक्टर पहले तो खुश नहीं हुए, बल्कि अगले ही पल उनकी आंखें फैल गईं और वह उछल पड़े। ओ क्रैप एंसेस्ट्रल टॉम! इस बार तुम्हारे सिर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क तैर गया। तभी सिस्टम की आवाज आई, टिंग, क्वेस्ट कंप्लीट, ऑब्टेन डिवाइन टेक्निक, डार्क सन। हॉल में कुछ पल के लिए पिता और बेटा बस एक दूसरे को देखते रहे। विक्टर ने गहरी सांस ली और अपनी डिवाइन सेंस को हेज मौजोलियम की तरफ भेज दिया। जब उन्होंने कंफर्म कर लिया कि मौजोलियम बिल्कुल सही सलामत है, तब जाकर उन्हें राहत मिली। उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम सच में ट्रेनिंग कर रहे थे? तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? तुमने कहा, डैड, सिर्फ 2 दिन ही तो हुए हैं। मैं इन 2 दिनों से सिक्लूडेड ट्रेनिंग कर रहा था, एक मसाज पार्लर में। ये बात तुमने मन ही मन कही और फिर सोचने लगे, इसे आखिर कैसे पता चल गया? आखिर विक्टर तुम्हारे पिता थे और तुम्हारी हर चाल से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन उनका बेटा ऐसी जगह जाकर ट्रेनिंग कर रहा था। ये बात अपने आप में काफी अजीब थी। तुमने मन ही मन सफाई दी। फुट मसाज भी एक तरह की कल्चरेशन ही तो है। फिर तुमने हल्की सी सांस ली और अपने नए मिले डार्क सन को देखा। डार्क सन की ताकत कमाल की थी। तुम्हारा ब्लड किसी भी इंजरी को हील कर सकता था। इसकी ब्लैक फ्लेम्स हर तरह के मैटर को जला सकती थी और मास्टरी के लेवल पर तो ये सूरज के रास्ते तक को बदल सकती थी। सच में ये एक डिवाइन टेक्निक थी। विक्टर हेज को वापस जिंदा करने वाला क्वेस्ट पहले तुम्हें लगभग इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन किसे पता था कि असली विक्टर मरा ही नहीं था। अब वही क्वेस्ट तुम्हारे लिए लाखों गुना आसान हो चुका था। फिर भी विक्टर पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं थे, क्योंकि वह अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तुम्हारे डी रैंक टैलेंट के साथ तो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग भी तुम्हें लेवल 8 तक नहीं पहुंचा सकती थी। तभी विक्टर का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुमने ब्रेक थ्रू के लिए कोई पिल्स तो नहीं ली? ऐसी पिल्स थोड़े समय के लिए ताकत बढ़ा देती है, लेकिन तुम्हारा फाउंडेशन बर्बाद कर देती है। इसका कोई फायदा नहीं। तुमने तुरंत कहा, डैड, आप क्या बोल रहे हो? क्या आपको सच में लगता है कि मैं अभी भी वही यूजलेस प्ले बॉय हूँ? विक्टर ने सीधे कहा, क्या मुझे सच में पूछने की जरूरत है? यह सुनकर तुम मन ही मन अपनी पिछली जिंदगी की खराब रेपुटेशन को कोसने लगे। अपना नाम साफ करना इतना आसान नहीं था, इसलिए तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। तुमने कहा, डैड, मेरा टैलेंट इवॉल्व हो गया है। विक्टोर की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। अगले ही पल उन्होंने तुम्हारा कंधा पकड़ लिया और अपनी एनर्जी तुम्हारी मेरिडियंस के अंदर भेजकर तुम्हें चेक करने लगे। लेकिन जैसे जैसे उनकी एनर्जी अंदर जाती गई, उनका सख्त चेहरा धीरे धीरे शॉक में बदलता गया। ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? विक्टर जानता था कि टैलेंट्स इवॉल्व हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा टैलेंट जिस तरह बदला था, वो उसकी समझ से पूरी तरह बाहर था। ऐसा लग रहा था जैसे एक छोटा सा एंट अचानक उड़ता हुआ ड्रैगन बन गया हो। तुमने कहा, अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं है डैड, तो क्यों ना मैं आपके सामने ही ट्रेनिंग करूं? विक्टोर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि कई तरह के इमोशंस थे, क्योंकि पहली बार वह अपने निकम्मे बेटे को एक असली प्रोडिजी की तरह देख रहे थे। फिर उन्होंने बस उंगलियां चटकाई और अगले ही पल स्पेस में हल्का सा डिस्टॉर्शन आया। पूरा कमरा पल भर में बदल गया और तुम दोनों एक ट्रेनिंग चैम्बर के अंदर पहुंच गए। वहां की एनर्जी इतनी डेंस थी कि हवा लगभग पानी जैसी भारी लग रही थी और धीरे धीरे चारों तरफ बह रही थी। विक्टर ने कहा, तुम इस सारी एनर्जी को 1 सदी में भी खत्म नहीं कर पाओगे। बस एक लेवल बढ़ा दो, फिर मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। हालांकि सच तो यह था कि विक्टर अब तुम्हारी बात पर भरोसा करने लगे थे। वह बस अपनी आंखों से तुम्हें ट्रेनिंग करते देखना चाहते थे। तुमने बिना कुछ बोले जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए और डार्क सन एक्टिवेट कर दिया।
अगले ही पल तुम्हारे शरीर के अंदर से काली फ्लेम्स फूट पड़ी और पूरे ट्रेनिंग चैम्बर में ऐसे फैल गई जैसे कोई सोया हुआ खतरनाक ड्रैगन अचानक जाग गया हो। विक्टर की आंखें फैल गईं। ये काली फ्लेम्स, आखिर ये कौन सी टेक्निक है? मैंने आज तक ऐसी टेक्निक नहीं देखी। डार्क फ्लेम्स भूखी बीस्ट्स की तरह पूरे कमरे की एनर्जी को तेजी से निगलने लगी और फिर तेज बहाव की तरह तुम्हारे शरीर के अंदर समाने लगी। तुम्हारा लेवल तेजी से बढ़ने लगा। लेवल 9, फिर पीक फर्स्ट स्टेज। विक्टर अभी इस शॉक से बाहर भी नहीं आया था कि तुम्हारी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। कुछ ही सेकंड्स में तुम सेकंड स्टेज लेवल 1 पर पहुंच गए, फिर लेवल 2 और फिर लेवल 3। इसके बाद जाकर ताकत का यह पागलपन भरा बढ़ना थोड़ा धीमा पड़ा। तुमने विक्टर की तरफ देखकर मजाक में कहा, ओल्ड मैन, अब क्या कहते हो? कहीं आपको नहीं लगता कि मुझ पर किसी ने कब्जा कर लिया है? विक्टर अभी भी सदमे में था। उसका वही निकम्मा बेटा जो 2 दिनों तक क्लब में घूमता रहा था, वापस आकर सीधे प्रोडिजी बन गया था। तभी विक्टर को अचानक कुछ याद आया और उसने ताली बजाई। अगले ही पल 3 काली परछाइयों जैसी फिगर्स वहां दिखाई दी। तीनों ही थर्ड स्टेज वॉरियर्स थे। उन्होंने विक्टर की तरफ देखकर कहा, मास्टर। लेकिन जैसे ही उनकी नजर तुम पर पड़ी, उनकी आंखों में हल्का सा तिरस्कार दिखाई दिया। तुम्हारी पुरानी रेपुटेशन हर किसी को पता थी और तुम्हारे जैसे यंग मास्टर की कोई इज्जत नहीं करता था। तुमने उनकी आंखों में छिपा वो कंटेम्प्ट तुरंत पकड़ लिया। तभी हवा में सिस्टम का फ्लोटिंग टेक्स्ट दिखाई दिया, तुम अपने पुराने हाउस गार्ड से मिले हो। अब वे तीनों 8th स्टेज तक पहुंच चुके हैं और बहुत पहले ही तुम्हारे लिए अपना रिस्पेक्ट खो चुके हैं। क्वेस्ट, उनका रिस्पेक्ट वापस हासिल करो। रिवॉर्ड, डिवाइन टैलेंट, थंडर गॉड। ये देखते ही तुम्हारी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। तुमने मन ही मन सोचा, चलो देखते हैं नया वाला मैं आखिर क्या कर सकता हूँ। ये तीनों अपने लेवल से ऊपर फाइट कर सकते थे और मिलकर लेट थर्ड स्टेज फाइटर को भी हरा सकते थे। विक्टर जानता था कि शायद तुम उन्हें हरा नहीं पाओगे, लेकिन वह तुम्हारी लिमिट्स देखना चाहता था। उधर तीनों गार्ड्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और उन्हें समझ आ गया कि इस प्ले बॉय को सबक सिखाने का मौका रोज नहीं मिलता। एक गार्ड ने कहा, माफ कीजिएगा यंग मास्टर। आवाज में रिस्पेक्ट था, लेकिन उनकी आंखें साफ बता रही थीं कि वे तुम्हें कमजोर समझते हैं। जैसे मन ही मन कह रहे हो, चलो देखते हैं ये कितने हिट्स सह पाता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, तुम्हारे अंदर से ब्लैक एम्परर की ऑरा अचानक विस्फोट की तरह बाहर निकली। फर्श उसी पल चटक कर टूट गया और तुम पलक झपकते ही गायब हो गए। लीड गार्ड के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वह कुछ कर पाता उससे पहले ही तुम्हारी जलती हुई हथेली ने उसका गला पकड़ लिया। बाकी दोनों गार्ड्स तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तभी तुम्हारा एम्परर लेवल प्रेशर उन पर टूट पड़ा। दोनों के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ गए और उनके घुटने जोर से फर्श से जा टकराए। हालत ये थी कि वे अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहे थे। अगले ही पल तुम्हारी एक पंच ने लीड गार्ड को पीछे उड़ा दिया और वह जोरदार धमाके के साथ दीवार से जा टकराया। पूरा ट्रेनिंग चेंबर अचानक शांत हो गया। विक्टर तुम्हें अविश्वास से घूर रहा था। तीनों एक ही स्टेज के गार्ड्स थे और तुमने उन्हें कुछ ही सेकंड्स में हरा दिया था। जमीन पर पड़े तीनों गार्ड्स ने मुश्किल से सिर उठाया और कमजोर आवाज में कहा, क्या ये सच में हेज फैमिली का यंग मास्टर है? ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, क्वेस्ट कंप्लीट, ऑब्टेन्ड डिवाइन टैलेंट, थंडर गॉड। थंडर गॉड सभी थंडर का किंग है। इसके जरिए तुम गॉड की तरह लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हो और सब कुछ राख में बदल सकते हो। फ्लोटिंग टेक्स्ट को देखते हुए तुम्हें खुद भी उम्मीद नहीं थी कि दूसरा डिवाइन टैलेंट इतनी आसानी से मिल जाएगा। तभी विक्टर ने तुम्हें आवाज दी, इधर आओ, एक बार फिर तुम्हारा टैलेंट चेक करने दो। तुम उसके पास गए और विक्टर ने अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रख दिया। अगले ही पल उसकी टेरिफाइंग पावर तुम्हारे शरीर के अंदर गहराई तक उतरने लगी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में विक्टर खुद शॉक में चला गया। उसने देखा कि तुम्हारी मेरिडियंस किसी ड्रैगन की नसों जैसी मजबूत थी और तुम्हारी बोन्स डार्क आयरन जितनी मजबूत और घनी हो चुकी थी। वह जितना अंदर चेक करता गया, उतनी ही खतरनाक ताकत उसे महसूस होती गई और आखिरकार तुम्हारे शरीर के अंदर से एक बेहद
डरावनी इंपीरियल ऑनरा अचानक पलटकर विक्टर पर झपटी। विक्टर ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसकी आंखों में हैरानी के साथ जबरदस्त एक्साइटमेंट चमकने लगी। फिर उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, हेज को हेवन ब्लेस करे, एक सच्चा ड्रैगन पैदा हो गया है। लेजेंडरी हेज पैट्रियार्क ये कहते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसे लग रहा था कि यह टैलेंट शायद क्लोई के एसएसएस रैंक टैलेंट से भी ज्यादा खतरनाक है। फिर भी विक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि जो उसका प्लेबॉय बेटा पूरा दिन सिर्फ पार्टी करने में लगा रहता था, वह रातों रात बिल्कुल दूसरा इंसान कैसे बन गया। कहीं सच में फुट मसाज से इसे एनलाइटनमेंट तो नहीं मिल गई। विक्टर ने खुद को संभाला और कहा, अच्छा, एक बात और, तुम्हारा टैलेंट इतना अच्छा इवॉल्व हो गया है तो तुम काफी समय से स्कूल भी नहीं गए हो। अब वापस क्यों नहीं चले जाते? ट्रेनिंग के लिए स्कूल से अच्छी जगह और क्या होगी? ये सुनते ही तुम एक पल के लिए रुक गए, क्योंकि टैलेंट अवेकन होने के बाद तुम्हें याद आया कि डी रैंक टैलेंट मिलने से तुम बुरी तरह टूट गए थे और फिर अपना पूरा समय पार्टिंग में ही बिताने लगे थे। विक्टर ने आगे कहा, मैंने तुम्हारा ट्रांसफर किंग्सवेल एकेडमी में करवा दिया है। वहां का प्रिंसिपल मेरा दोस्त है। वहां जाकर ठीक से ट्रेनिंग करो और इन नाइट क्लब्स के चक्कर लगाना बंद करो। आखिर तुम अभी भी हैज फैमिली के यंग मास्टर हो। तुमने बिना ज्यादा सोचे तुरंत कहा, ठीक है। तुम्हारी इतनी जल्दी मान जाने की बात सुनकर विक्टर खुद हैरान रह गया। उसे लगा था कि तुम्हें स्कूल भेजने के लिए उससे खूब बहस करनी पड़ेगी, लेकिन उसका बेटा सच में बदल चुका था। ऊपर से ऐसी एकेडमी जहां ढेर सारे प्रोडिजीज मौजूद हो, वहां क्वेस्ट ट्रिगर होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। यानी तुम्हारे लिए यह जगह काफी काम की साबित होने वाली थी। लेकिन तुम्हारे वहां से निकलते ही विक्टर की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। तभी हॉल में एक काली परछाई दिखाई दी। वह मेसन वॉर्ड था, हेज शैडो गार्ड का लीडर और एंथ स्टेज सोवेरेन। वह कई सालों से छिपकर तुम्हारी रक्षा कर रहा था। विक्टर ने उसकी तरफ देखकर कहा, उस प्ले बॉय को इतने सालों तक प्रोटेक्ट करना आसान नहीं रहा होगा। मेसन ने बस सिर हिलाया और शांत आवाज में कहा, यंग मास्टर जो भी करे, मैं आखिरी सांस तक उनके साथ रहूंगा। मैं हैज फैमिली का सबसे लॉयल शैडो गार्ड हूँ। चाहे तुम्हारी हरकतें कितनी भी वाइल्ड क्यों ना रही हों, मेसन हमेशा चुपचाप तुम्हारी रक्षा करता रहा था। यह सुनकर विक्टर की आंखों में भी कई तरह के इमोशंस आ गए। उसने धीरे से कहा, लेकिन इस बार मेरा बेटा सच में अलग लग रहा है। यंग मास्टर एक सच्चा ड्रैगन है। उसका ऊपर उठना तो तय था। जाओ फीनिक्स ब्लड हार्ट लेकर आओ। मैं अपने बेटे के लिए ऐसी फाउंडेशन तैयार करूंगा जो हमेशा कायम रहे। उसे एक गॉड जैसा शरीर दूंगा। मेरा बेटा मार्शल गॉड बनेगा। उधर तुम किंग्सवेल एकेडमी की तरफ जा रहे थे। पूरे किंग्सवेल में हेज फैमिली का ही दबदबा था और बाकी तीन बड़े घराने सिल्वर पोर्ट के एशफर्ड्स, फ्रॉस्ट मार्च के वाइटर्स और रोजमंड के प्रेस्कॉट्स थे। इन चारों ग्रेट हाउसेस में सिर्फ तुम और एशफर्ड फैमिली की बेटी ही अकेले बच्चे थे। लेकिन इन सब में एकमात्र निकम्मे यंग मास्टर तुम ही थे। दूसरी तरफ एशफर्ड फैमिली की बेटी के पास ऐसा टैलेंट था जिसे देखकर बड़े बड़े लोग भी हैरान रह जाए। कुछ देर बाद तुम किंग्सवेल एकेडमी के मेन गेट के सामने पहुंच गए और वाइस प्रिंसिपल को कॉल करने के लिए फोन निकाला ही था कि तभी आसपास अचानक शोर मच गया। वाह, ये लड़की कितनी खूबसूरत है। हमारे स्कूल में इतनी बड़ी ब्यूटी कब से है? उसका लुक और पूरा एटीट्यूड देखो, एकदम गॉडेस लग रही है। स्कूल गेट पर एक यंग गर्ल खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि आसपास खड़े स्टूडेंट्स की नजरें उसी पर टिक गईं। तुमने भी आईब्राव उठाई और उसकी तरफ बढ़ने लगे। तुम्हें उसकी तरफ जाते देखकर आसपास के स्टूडेंट्स तुरंत फुसफुसाने लगे, ये लड़का क्या करने जा रहा है? क्या ये उस लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है? लड़का देखने में तो ठीक है, लेकिन लगता है सिर्फ सेकंड स्टेज पर है। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि अब यह लड़का कैसे बेइज्जत होकर वापस आएगा, लेकिन अगले ही पल वह लड़की अचानक दौड़ती हुई तुम्हारी तरफ आई और सीधे तुम्हारी बाहों में कूद गई। तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? डैडी, आप बहुत बुरे हो। लड़की के ऐसा कहते ही आसपास की पूरी भीड़ पर जैसे सन्नाटा छा गया। तुमने नीचे देखा तो क्लोई तुम्हारी बाहों में लिपटी हुई बड़े प्यार से तुम्हें देख रही थी और तुम्हारी आंख हल्की सी फड़क गई। तुमने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ कैसे? क्लोई ने क्यूट सा चेहरा बनाकर कहा, मैंने आपके डैड से पूछा था।
मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ स्कूल आ सकती हूँ, आखिर मेरा टैलेंट भी इतना खराब नहीं है। तभी तुम्हारे दिमाग में बात तुरंत क्लिक कर गई। लगता है क्लोई ने अपना एसएसएस रैंक टैलेंट कार्ड दिखाकर तुम्हारे डैड को मना लिया था। लेकिन उधर आसपास खड़े स्टूडेंट्स के होश उड़ चुके थे। होली क्रैप, ये आदमी आखिर है कौन? इतनी टॉप लेवल ब्यूटी को ये अपने साथ कैसे रख सकता है? देखते ही देखते अनगिनत जेलस नजरें तुम्हारी तरफ ऐसे आने लगी जैसे तीर चल रहे हो। तुमने क्लोई से कहा, अब मुझे छोड़ो, पहले मुझे चेक इन करने दो। क्लोई ने ओबीडियंटली सिर हिलाया और तुम्हारे पीछे आने लगी। लेकिन तभी एक आदमी तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ा। वहीं रुक जाओ! वह पहले क्लोई को ऊपर से नीचे तक लालच भरी नजरों से देखने लगा और फिर तुम्हारी तरफ घोर तिरस्कार से देखा। तुम कौन हो? ये किंग्सवेल एकेडमी है। बिना परमिशन के किसी आउटसाइडर को अंदर आने की इजाजत नहीं है। अपना हाल देखा है? किसी घटिया स्कूल से यहाँ रिसोर्सेज का फायदा उठाने घुस आए हो क्या? तुम्हारी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी अब तुम्हारी तरफ देखने लगे और कुछ लोग तो पहले ही मुस्कुराकर तमाशे का इंतजार करने लगे थे, क्योंकि यह डिसिप्लिन ऑफिसर अक्सर लोगों को दबाने के लिए अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करता था। क्लोई कुछ बोलने ही वाली थी कि तुमने उसे रोक दिया और सीधे उस आदमी से पूछा, तुम मुझसे बात कर रहे हो? उसने अकड़ कर कहा, यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन आउटसाइडर दिख रहा है? अपना आईडी दिखाओ। अगर स्टूडेंट आईडी नहीं है तो निकलो यहाँ से। तुमने बिल्कुल आराम से कहा, मेरे पास स्टूडेंट आईडी नहीं है। वह तुरंत बोला, तो फिर बाहर निकलो, मेरा टाइम खराब मत करो। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तुम्हारा हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा, जिससे वह दूर जाकर जा गिरा। तुमने मन ही मन सोचा, मैं सच में अच्छा इंसान बनकर रहना चाहता था, लेकिन जब कोई खुद तुम्हारे सिर पर चढ़ने लगे तो समझाने से कोई फायदा नहीं होता। यानी अब तुम्हारे सामने दो रास्ते थे। एक अच्छा लड़का बनना या फिर वही रूथलेस ब्रैट बन जाना जो किसी को अपनी हद पार करने नहीं देता। और इस वक्त तुमने दूसरा रास्ता चुन लिया था। वह आदमी जमीन से उठते हुए गुस्से में चिल्लाया, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुम्हें उसकी बकवास सुनने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए तुमने बिना जवाब दिए अपना फोन निकाला और वाइस प्रिंसिपल को कॉल कर दिया। वह आदमी हक्का बक्का रह गया। ये मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारे पास वाइस प्रिंसिपल का नंबर कैसे हो सकता है? तुमने फोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बात करो। डिसिप्लिन ऑफिसर का दिमाग फिर से घूम गया। उसने मजबूरी में फोन पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी, उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। जी वाइस प्रिंसिपल, समझ गया, बहुत माफ कीजिए, मैं अभी इसे हैंडल करता हूँ। कॉल खत्म होते ही उसका तुम्हें देखने का अंदाज पूरी तरह बदल चुका था। अभी तक उसकी आंखों में तिरस्कार था, लेकिन अब उनमें सिर्फ डर था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये सच में उस फैमिली का यंग मास्टर है, लेकिन ये यहाँ स्कूल में क्यों आया है? तुमने हाथ बढ़ाकर अपना फोन वापस लिया और कहा, हेलो वाइस प्रिंसिपल। दूसरी तरफ से तुरंत गर्मजोशी भरी आवाज आई, प्रिंसिपल अभी बाहर गए हुए हैं। मास्टर हेज ने मुझे सब बता दिया है। आप वहीं रुकिए, मैं फ्री होते ही खुद आपसे मिलने आता हूँ। सच तो यह था कि वाइस प्रिंसिपल खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि मास्टर हेज ने अचानक अपने बेटे को यहाँ क्यों भेज दिया। डी रैंक टैलेंट के साथ यहाँ ट्रेनिंग करना उसके हिसाब से भी टाइम वेस्ट ही था, लेकिन उसने ज्यादा सवाल पूछना ठीक नहीं समझा। कॉल खत्म होते ही ट्रेवर के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने तुरंत झुककर कहा, मैं आपकी पहचान समझ नहीं पाया यंग मास्टर। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुमने बस सिर हिलाया और अगले ही पल उसे एक और थप्पड़ जड़ दिया। आसपास खड़े स्टूडेंट्स यह देखकर पूरी तरह दंग रह गए। तुमने बिना ज्यादा परवाह किए कहा, चलो देखते हैं किंग्सवेल एकेडमी, आखिर कितनी बड़ी एकेडमी है। क्लोई मुस्कुराई और तुरंत तुम्हारे पीछे चल पड़ी। रास्ते में तुमने कैजुअली कहा, किंग्सवेल के स्कूल्स भी कुछ ऐसे ही हैं। ज्यादातर एलीट फैमिलीज के बच्चे आते हैं और अपनी ताकत के दम पर दूसरों को दबाना पसंद करते हैं। आखिर यहाँ हर कोई किसी न किसी पावरफुल फैमिली से आता है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने स्टेटस का इस्तेमाल करके दूसरों को कुचलते हैं। क्लोए ने तुम्हारी तरफ देखा, जैसे मन ही मन कह रही हो, भाई तुम तो खुद अपनी बात का पूरा एग्जाम्पल हो।
तभी पास से कुछ लोगों की तेज हंसी सुनाई दी और उसी के साथ एक ताना कानों में पड़ा। एक घटिया कॉमोनर को लगता है कि वह किंग्सवेल एकेडमी में पढ़ने लायक है। तुमने आवाज की तरफ देखा तो दो स्टूडेंट्स एक काले बालों वाली लड़की का रास्ता रोक कर खड़े थे। उसके गोरे चेहरे पर कई कट्स के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसे देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक अजीब सी याद चमकी। कई साल बाद तुम इसी लड़की को फिर से देखोगे, ग्रेट लव की इमॉर्टल एम्परर को, जिसे कभी तुमने एक मामूली एंड से ज्यादा नहीं समझा था। बाद में तुम्हें पता चलेगा कि वह असल में एक रीबॉर्न एम्प्रेस थी और तुम्हारी पिछली जिंदगी में वही 9 स्टेज गॉड बनी थी। लेकिन अभी वह लड़की घायल थी और इन बलीज के बीच फंसी हुई थी। तभी सिस्टम का क्वेस्ट सामने आया। क्वेस्ट, एम्प्रेस की मदद करो और इन बुलीज को सजा दो। रिवॉर्ड, फेक कमांडिंग बोन। क्वेस्ट पढ़ते ही तुम वहीं रुक गए, क्योंकि जिस लड़की को ये लोग अभी बुली कर रहे थे वही भविष्य की एम्प्रेस थी। उधर भीड़ के बीच वह लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें उठाती है और अपने उन हाथों को देखती है जो उसके लिए अब भी अजनबी लग रहे थे। इन हाथों पर उसकी पिछली जिंदगी की तरह कोई स्कार्स नहीं थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी तकलीफें झेली थीं, उनका कोई निशान अभी उसके शरीर पर नहीं था। वह सच में जिंदा थी और यह एहसास होते ही नैटली क्रो के दिल में ऐसी खुशी उमड़ पड़ी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वह एक ऐसी सुप्रीम एम्प्रेस थी जिसने एक पूरे युग पर राज किया था, लेकिन 10वें स्टेज तक पहुंचने की कोशिश में हेवनली ट्रिबुलेशन का सामना करते हुए उसकी मौत हो गई। मरने से ठीक पहले उसने एक स्पेस टाइम आर्टिफैक्ट एक्टिवेट कर दिया था और अब जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उसी नाम वाली एक साधारण लड़की के शरीर में पाया। यानी उसकी कोशिश सच में काम कर गई थी। मैं जिंदा हूं। अब मैं दोबारा ग्रेट लव को फैलाने और लोगों की ताकत हासिल करने का रास्ता शुरू कर सकती हूँ। तभी ब्रियाना वॉस ने नेटली को घूरते हुए ताना मारा, तुम जैसी कोई मामूली लड़की बस चुपचाप दूसरों के हाथों की कठपुतली बनकर रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ब्रियाना को लगा नैटली डर के मारे कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन नैटली ने सामने खड़े दोनों लोगों को ध्यान से देखा और कुछ ही पलों में सब समझ गई। ब्रियाना वॉस और डिलन मर्सर ही वे दो लोग थे जो उसके इस पुराने शरीर को सबसे ज्यादा परेशान करते थे। ये सब पिछले महीने तब शुरू हुआ था जब नैटली से गलती से ब्रियाना की टेक्स्ट बुक डेस्क से नीचे गिर गई थी और उसी दिन से दोनों ने उसे लगातार परेशान करना शुरू कर दिया था। आज इस महीने में चौथी बार था जब उन्होंने उसे घेरा था। नैटली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कहती हो, मुझे फिश बनना ही पसंद है। इतना कहते ही वह एक कदम आगे बढ़ी और उसके शरीर से ऐसी भारी ऑरा निकलने लगी कि आसपास खड़े स्टूडेंट्स तक सहम गए। नैटली ने अपनी बात पूरी की, लेकिन ऐसी फिश जो धारा के खिलाफ तैरे और जरूरत पड़ने पर काट भी ले। अगले ही पल उसने ब्रियाना की कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी और ब्रियाना दर्द से ऐसे चीखी जैसे कोई उसे जिंदा काट रहा हो। आसपास खड़े स्टूडेंट्स के होश उड़ गए। नैटली क्रो ने पलटकर जवाब दे दिया। तभी डिलन मर्सर गुस्से में नैटली पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन नैटली ने तुरंत उसका वार बचा लिया। उसके शरीर से निकल रही ताकत महसूस करते ही वह समझ गई कि डिलन पीक सेकंड स्टेज पर है। नैटली अभी लेवल 5 पर थी, इसलिए उसे पता था कि डिलन को हराना आसान नहीं होगा। डिलन ने गुस्से में कहा, ब्रियाना, तुम पीछे हटो, इसे मैं संभालता हूँ। तभी एक और आवाज गूंजी, रुको, एक लड़की को रुलाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? आखिर कैसा आदमी है जो किसी बेबस लड़की को बुली करता है? आसपास खड़े स्टूडेंट्स ने तुरंत उस नए लड़के की तरफ देखा। ये कौन है जो डिलन मर्सर के मामले में टांग अड्डा रहा है? गया काम से। डिलन के सामने खड़े होने वाला पिछली बार का लड़का सिर्फ स्कूल से निकाला नहीं गया था, उसका डांटियन भी रातों रात बर्बाद कर दिया गया था। नैटली ने भी भौहें सिकोड़कर उस लड़के को देखा और मन ही मन सोचा, ये कौन है? डिलन ने भी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम आखिर हो कौन? तुमने बेफिक्री से कहा, मुझे कमजोर लोगों को बुली करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। पास खड़ी क्लोई ने यह सुनते ही अपना माथा पकड़ लिया और मन ही मन बोली, यंग मास्टर, आखिर कर क्या रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ा बली तो खुद यही है। डायलन ने तुम्हें घूरते हुए कहा, कहाँ से आया है ये ट्रैश? क्या तुम्हें पता भी है डिलन कौन है? ये मर्सर पेट्रियार्क का बेटा है। अब निकल यहाँ से।
ये सुनते ही तुम्हारे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। तो ये मर्सर हैं? ईथन की यादों में मर्सर फैमिली एक बड़ा घराना था, लेकिन तुम्हारे हिसाब से वे ऐसे नए अमीर थे जो हेज फैमिली की चापलूसी करके ऊपर आए थे। तुमने बेपरवाही से कहा, तो क्या? टाइलन को उम्मीद थी कि मर्सर फैमिली का नाम सुनते ही तुम डर जाओगे, लेकिन तुम्हारी शांत प्रतिक्रिया देखकर उसके मन में भी हल्की बेचैनी पैदा हो गई। किंग्सवेल में मर्सर नाम सुनकर कोई इतना शांत नहीं रहता था, इसलिए उसने अपना लहजा थोड़ा नरम करते हुए कहा, ये हमारा निजी मामला है, प्लीज इसमें मत पड़ो। तुमने तुरंत पलटकर कहा, निजी मामला? दिन दहाड़े अपने क्लासमेट को बुली करना तुम्हारे लिए निजी मामला है? डिलन ने कंधे उचकाकर कहा, अगर उसे बुली किया जा रहा है तो शायद उसे खुद भी देखना चाहिए कि उसकी हालत ऐसी क्यों है। तुमने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बात तो सही है, लेकिन तुम खुद भी तो बहुत बदसूरत हो, पहले खुद को आईने में देख लो। नैटली की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इस लड़के में तो सच में ग्रेट लव की काफी पोटेंशियल है। डायलन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ज्यादा मत उछल, तुमने हंसकर पूछा, वरना क्या करोगे? अब डिलन से और सहन नहीं हुआ। वो अचानक आगे झपटा और उसकी दाहिनी मुट्ठी में एनर्जी जमा होने लगी। सीधा निशाना तुम्हारा चेहरा था। ये मर्सर फैमिली की खतरनाक सीक्रेट टेक्निक थी, ड्रैगन स्ट्राइक। किसी आम इंसान को ये वार लग जाए तो उसका मरना या बुरी तरह घायल होना तय था। क्लोई की आंखें डर से सिकुड़ गईं। यंग मास्टर, संभल कर। नैताली का दिल भी एक पल के लिए कस गया, लेकिन जहां सबको लगा था कि अब तुम बुरी तरह पिटने वाले हो, वहां तुम पीछे हटने के बजाय सीधे डायलन के आते हुए वार की तरफ बढ़ गए। दोनों की मुट्ठियां टकराईं और अगले ही पल एक जोरदार शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। डायलन के पैर जमीन से ऊपर उठ गए और वह सीधे 10 मीटर दूर एक फाउंटेन में जाकर जोर से गिरा। कुछ पल के लिए वहां ऐसा सन्नाटा छाया कि किसी की सांस तक सुनाई दे रही थी। फिर पूरी भीड़ में हड़कंप मच गया। होली क्रैप! ये कैसे हो सकता है? डिलन तो पीक सेकंड स्टेज पर है ना। यंग मास्टर ने पीक सेकंड स्टेज के फाइटर को एक ही वार में हरा दिया। उसने एक ही मूव में पीक सेकंड स्टेज वॉरियर को गिरा दिया। एक तरफ खड़ी नैटली तुम्हें गंभीर नजरों से देख रही थी। कुछ देर पहले तुम्हारे शरीर से निकली वह ताकत उसे अंदर तक हिला गई थी। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का आखिर है कौन? अचानक कहां से आ गया? तभी भीड़ में किसी ने डराते हुए कहा, मर्सर फैमिली के पास 7th स्टेज वॉरियर्स हैं, अब तू गया। अगले ही पल डिलन फाउंटेन से बुरी तरह निकलकर खड़ा हुआ। तुमने उसे एक थप्पड़ मारा था, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ कहने की कोशिश की तो तुमने उसे दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया। भीड़ फिर से हक्की बक्की रह गई। टाइलन ने गुस्से में कहा, लड़के, मेरे डैड 7th स्टेज वॉरियर हैं। क्या तू चाहता है कि तेरे पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया जाए? तुमने बिल्कुल आराम से जवाब दिया, तो फिर इतना स्ट्रांग है कि मेरे घर पर गार्ड की नौकरी कर सके? डिलन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम किंग्सवेल के हेड्स हो? अभी घुटनों पर बैठकर माफी मांग ले, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। नहीं तो। उसने ब्रायना की तरफ देखते हुए कहा, डायलन, इसे खत्म कर दो। क्लोई तुरंत तुम्हारे पास आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखें भी सिकुड़ गईं। उधर नैटली ने मन ही मन सांस छोड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरे लिए खड़ा होगा। लगता है अब मुझे भी अपना वो मूव इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी डिलन ने अचानक एक जेड टलिस्मन निकालकर उसे तोड़ दिया। अगले ही पल स्पेस फट गया और उसके अंदर से एक आदमी बाहर आ गया। डिलन ने तुरंत कहा, अंकल वॉल्टर, इस लड़के को मेरे लिए खत्म कर दो। लेकिन उसी समय उसे जैसे कुछ याद आया और वह घबरा कर बोला, यंग मास्टर, पैट्रिया कभी हेड्स फैमिली से मिलने आने वाले हैं और ऐसे समय पर। तुमने उसकी बात काटते हुए कहा, बहुत बातें हो गई, करो इसे। वॉल्टर ने बेबसी से सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर तुम्हारा चेहरा देखा, उसका दिल लगभग रुक गया। वॉल्टर 5th स्टेज वॉरियर था और उसे देखकर डिलन को लगा कि अब तुम्हारा काम तमाम है। लेकिन वॉल्टर की आंखों का वह बदला हुआ भाव देखते ही तुम्हें समझ आ गया कि शैडो गार्ड को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारा बैकअप खुद तुम्हारे सामने खड़ा था। डिलन ने गुस्से में अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी की और सीधे तुम्हारी तरफ जोरदार अटैक कर दिया। रुको! वॉल्टर की धाड़ गूंजी और उसने एक ही पल में डिलन के अटैक को चकनाचूर कर दिया। इसके तुरंत बाद एक जोरदार थप्पड़ की आवाज हुई और डिलन फिर से
स्तब्ध रह गया। पूरे आसपास सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद वॉल्टर ने जैसे ही खुद को संभाला, वह सीधे तुम्हारे सामने घुटनों पर गिर पड़ा। माफ कर दीजिए मिस्टर हेस। कुछ पल की खामोशी के बाद भीड़ में ऐसा हंगामा मचा जैसे सबके होश उड़ गए हों। होली शिट, ये तो किंग्सवेल के हेज हैं। ये तो मार्शल गॉड के बेटे हैं। ये सुनते ही डिलन और ब्रियाना के चेहरे सफेद पड़ गए और उनके पैर डर से कांपने लगे। हेज फैमिली का यंग मास्टर, ये कैसे हो सकता है? तभी वाइस प्रिंसिपल भी भागता हुआ वहां पहुंच गया। उसने दूर से ही झुककर कहा, माफ कीजिए मिस्टर हैज, आपको इंतजार करवाने के लिए सॉरी। उसकी इस एक बात ने तुम्हारी पहचान पूरी तरह साफ कर दी। नैताली की आंखें शौक से फैल गईं। ये 9 स्टेज मार्शल गॉड का बेटा है? डायलन के मुंह से अब एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। वॉल्टर घबरा कर तुम्हारे सामने झुकते हुए बोला, मिस्टर हेज, मेरा यंग मास्टर अभी छोटा और नासमझ है। प्लीज, तुमने उसे बीच में ही रोक दिया। क्या मैंने तुम्हें बोलने की परमिशन दी? वॉल्टर का शरीर कांप गया और उसने तुरंत अपना माथा जमीन पर टेक दिया। अब डिलन भी पूरी तरह टूट चुका था। वह घुटनों पर गिरा और बार बार सिर झुकाते हुए बोला, मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर हेज, मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप। तुमने ठंडे स्वर में पूछा, अभी तो तुम मुझे मारने की बात कर रहे थे, याद है? डिलन डर के मारे कांपते हुए बोला, माफ कर दीजिए। फिर उसने ब्रियाना की तरफ देखा। हमें छोड़ दीजिए मिस्टर हैज, हमसे गलती हो गई। तुमने कहा, मुझसे नहीं, उसे माफी मांगो। यह सुनकर नैताली भी एक पल के लिए हैरान रह गई। उसके मन में सवाल उठा, ये अजनबी आखिर मेरे लिए इतना क्यों खड़ा हो रहा है? तुमने उसकी तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे पुलिस बिल्कुल पसंद नहीं। डिलन और ब्रियाना को लगा जैसे उन्हें डूबते हुए सहारा मिल गया हो। उन्होंने सोचा, इसने इस लड़की के लिए स्टैंड लिया है, जरूर दिल का अच्छा होगा, शायद अब हमें छोड़ देगा। लेकिन अगले ही पल तुम्हारी नजर वॉल्टर पर गई और तुमने ठंडे स्वर में कहा, अब इसे खुद संभालो। हाँ, अगर इनकी ताकत और इनके हाथ पैर सही सलामत रहे तो मुझे खुशी नहीं होगी। वॉल्टर ने घबरा कर कहा, मिस्टर हेस, ये। तभी तुम्हारे हाथ के पास बिजली चमकी और वॉल्टर के पैरों के ठीक बगल में एक तेज लाइटनिंग आकर गिरी। तुमने ठंडे स्वर में कहा, एक शब्द और बोला तो तुम भी इनके साथ जाओगे। वाइस प्रिंसिपल तुम्हारे हाथ में चमक रही लाइटनिंग को देखकर पूरी तरह जम गया। ये लाइटनिंग? डायलन ने आखिरी कोशिश करते हुए कांपती आवाज में कहा, मिस्टर हेज, मेरे डैड मर्सर पैट्रियार्क हैं। पूरा मर्सर फैमिली मेरे पीछे है। आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तुमने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस हाथ हल्का सा घुमा दिया। अगले ही पल दो तेज लाइटनिंग बोल्ट्स सीधे डायलन और ब्रायना के डेंटियन और उनके हाथ पैरों में जा घुसे। दोनों जोरदार धमाके के साथ जमीन पर जा गिरे और वहीं बेहोश हो गए। तुमने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे पीछे मर्सर फैमिली है, लेकिन मर्सर फैमिली के पीछे हेज फैमिली खड़ी है। टिंग क्वेस्ट कंप्लीट। ऑब्टेन्ड फेक कमांडिंग बोन। ये फेक कमांडिंग बोन सभी 3000 ग्रैंड डॉस के साथ नेचुरली अलाइंड है। चाहे लॉस को समझना हो या अपने रेल्म को आगे बढ़ाना हो, हर चीज तुम्हारे लिए बेहद आसान हो जाती है। रिवॉर्ड मिलते ही एक जबरदस्त ताकत तुम्हारे शरीर में भरने लगती है और तुम्हें साफ महसूस होता है कि नेचुरल एनर्जी को समझने की तुम्हारी क्षमता कई गुना बढ़ गई है। अब सिर्फ मार्शल आर्ट्स ही नहीं, बल्कि एल्केमी, फोर्जिंग और टैलिस्मन्स जैसी चीजें भी तुम्हें बेहद आसान लगने लगती हैं, जैसे इन्हें सीखने में कोई मेहनत ही नहीं लगती। ये देखकर आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं। वो लाइटनिंग ऐसा कोई डी रैंक टैलेंट वाला इंसान कभी नहीं कर सकता। क्या यंग मास्टर की यूजलेस होने वाली रेपुटेशन शुरू से ही झूठी थी? तभी वाइस प्रिंसिपल होश में आते हैं और सबके सामने घोषणा करते हैं, डिलन मर्सर और ब्रियाना वॉस ने गलत हरकत की है और अपने परिवार के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके एक क्लासमेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिए आज से डिलन मर्सर और ब्रियाना वॉस को किंग्सवेल एकेडमी से निकाल दिया जाता है। इतना सुनते ही आसपास की भीड़ फिर से शोर मचाने लगी। सिर्फ आज की एक छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा मामला हो गया। दोनों की कल्टीवेशन बर्बाद हो गई और अब उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। और ये सब उस लड़के की वजह से हुआ जो बीच में खड़ा है। उधर वॉल्टर का चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वह जानता था कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी तुमने शांत आवाज में कहा, अब जैसा ठीक लगे वैसा संभाल लो।
तुम्हारी बात सुनते ही वॉल्टर ने दांत भींचे और तुरंत मर्सर फैमिली के शैडो गार्ड को वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। लोगों को तुरंत भेजो और पूरी वॉस फैमिली को खत्म कर दो। इतना कहने के बाद उसने अचानक अपनी हथेली अपने ही डंटियन पर दे मारी। धमाके के साथ वॉल्टर की कल्टीवेशन पूरी तरह बर्बाद हो गई। तुम ये देखकर वहीं जम गए। ये क्या कर दिया तुमने? खुद को ही क्यों मार लिया? वॉल्टर ने खून उगलते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। रुको, क्या आपने मुझे नहीं कहा था? तुमने हैरानी से पूछा। मैंने तो सिर्फ इन दोनों लूजर्स को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए कहा था। ये सुनते ही वॉल्टर गुस्से और सदमे में इतना टूट गया कि उसके मुंह से खून निकल पड़ा और वह वहीं बेहोश होकर गिर गया। तुमने फिर नैटली की तरफ देखा और पूछा, तुम ठीक हो? नैटली ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उलझन थी। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि तुमने आखिर उसकी मदद क्यों की। क्या तुम सच में सिर्फ पुलिस के खिलाफ खड़े हुए थे? वजह चाहे जो भी हो, उसके मन में एक बात साफ थी। अब वह तुम्हारी एहसानमंद थी। तभी क्लोई आगे आई और प्यार से नैताली का हाथ पकड़ते हुए बोली, डरो मत, हमारे यंग मास्टर असल में बहुत अच्छे हैं। नैताली ने हल्का सा सिर हिला दिया। इसके बाद तुम वाइस प्रिंसिपल के साथ वहां से निकल गए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर पहुंचते ही वाइस प्रिंसिपल ने बहुत सम्मान के साथ तुम्हें एक एडमिशन लेटर दिया और कहा, मिस्टर हेज, ये रहा आपका स्पेशल एडमिशन लेटर। उसका रवैया अब पूरी तरह बदल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं मजाक देख रहा हूँ? जो लड़का मर्सर फैमिली के लोगों को इतनी आसानी से हरा सकता है, उसे अब तक लूजर समझा जाता था। तुमने अपना क्लास स्केड्यूल देखा। बेसिक एल्केमी, इंट्रो टू फोर्जिंग और इंट्रो टू टैलिस्मन्स जैसे सब्जेक्ट्स तुम्हारे सामने थे। फेक कमांडिंग बोन की वजह से जो नॉलेज दूसरों को सीखने में कई दशक लग सकते थे, वही अब तुम्हारे लिए किसी बच्चे के खेल से ज्यादा मुश्किल नहीं थी। एडमिशन का काम पूरा होते ही तुम सीधे ट्रेनिंग रूम्स की तरफ निकल गए। जैसे ही तुम अंदर पहुंचे, तुम्हारी नजर एक लड़की पर पड़ी जो दूसरे चैम्बर में जा रही थी। वह नैताली थी। लगता था वह भी यहीं ट्रेनिंग करती थी, लेकिन तुम्हें पहले से पता था कि वह रीबॉर्न एम्प्रेस है, इसलिए तुमने इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी और उसके ठीक बगल वाले चैम्बर में चले गए। अंदर पहुंचकर तुमने गहरी सांस ली और जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए। तुम्हें अपने शरीर के अंदर फेक कमांडिंग बोन की हल्की पर्पल चमक साफ महसूस हो रही थी। तुम्हारे आदेश मिलते ही वह बोन जोर जोर से कांपने लगी और अगले ही पल उसके अंदर से एक जबरदस्त खिंचाव पैदा हुआ। ट्रेनिंग एरिया के अंदर धीरे धीरे बह रही सारी एनर्जी अचानक उस खिंचाव की तरफ जाने लगी और देखते ही देखते तेजी से तुम्हारे शरीर में समाने लगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह खिंचाव सिर्फ तुम्हारे चैम्बर तक सीमित नहीं रहा। वह दीवार के आर पार जाकर बगल वाले चैम्बर की एनर्जी को भी अपनी तरफ खींचने लगा। उधर नैताली अपने चैम्बर में बिल्कुल शांत बैठी थी और उसकी नजर अपने हाथ में मौजूद एक सिकेडा के आकार की ओरा पर टिकी थी। ये कोई साधारण ओरा नहीं थी। ये उसका स्पेस टाइम आर्टिफैक्ट कोल्ड सिकेडा टीयर था। हालांकि अब उसमें सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी बची थी, फिर भी वह छोटा सा हिस्सा उसके लिए बेहद जरूरी था। अगर वह इस सिकेडा ओरा को धीरे धीरे रिफाइन कर लेती तो उसकी पावर अब भी के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। नैटली उसे अब्सॉर्ब करने ही वाली थी कि तभी बगल वाले चेम्बर से एक जबरदस्त खिंचाव आया और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके हाथ से सिकेडा ओरा सीधा खींचकर बाहर चली गई। नैटली की आंखें फैल गई। अरे, ये क्या हो गया? मेरी चीज कहाँ गई? उधर जैसे जैसे वह एनर्जी तुम्हारे शरीर में आ रही थी, तुम्हें साफ महसूस हो रहा था कि तुम्हारा शरीर, मेरिडियंस और स्पिरिचुअल पावर बेहद तेजी से मजबूत हो रहे हैं। कुछ ही पलों में तुम्हारा लेवल बढ़कर सेकंड स्टेज लेवल 7 हो गया। अगर तुम्हारी इतनी तेज ग्रोथ की खबर पूरी एकेडमी में फैल जाती तो शायद हर कोई सदमे में चला जाता। लेकिन तभी तुम्हारे शरीर के अंदर अचानक एक सिकाडा के आकार की रोशनी दिखाई दी। तुम कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक ऐसी स्पेस टाइम पावर फट पड़ी जो जैसे रियलिटी के नियमों को ही चुनौती दे रही थी। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी। एम्प्रेस को बचाने के बाद आखिरकार उसने तुम्हें सीरियसली लिया और तुम्हें अपना सबसे कीमती आर्टिफैक्ट दे दिया। तुम्हारे सिर के ऊपर तुरंत एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क तैर गया। फिर सिस्टम की आवाज दोबारा आई। डिंग, obtained 9th stage artifact called Cicada Tear।
तुम्हारी स्पेस टाइम लॉज को समझने की क्षमता अचानक तेजी से बढ़ गई। अब तुम कहीं भी सिकेडा मार्क बना सकते थे और उसी जगह पर तुरंत टेलीपोर्ट हो सकते थे। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी के ऊपर एक सिल्वर व्हाइट कोल्ड सिकेडा शांत होकर तैर रही थी। अभी कुछ ही पल पहले तो यह सिर्फ एक छोटी सी ओरा थी, लेकिन अब तुम्हारे टांटियन के अंदर इतनी बड़ी सिकेडा कैसे बन गई? तुम पूरी तरह हैरान थे। मैंने तो बस थोड़ी ट्रेनिंग की थी, फिर ये बोनस कहाँ से मिल गया? तभी तुम्हें बात समझ आई। लगता है सिस्टम ने फिर कुछ गड़बड़ कर दी। ये तो नैताली की चीज है ना? लेकिन अगले ही पल तुमने कंधे उचकाए। जो भी हो, फायदा तो मेरा ही हुआ। इतना सोचकर तुम बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, सामने नेटली खड़ी थी। उसका चेहरा ऐसे बना हुआ था जैसे किसी ने उसका पूरा दिन खराब कर दिया हो। तुम्हारी आंखें हल्की सी चमकी। कवर नहीं खुलना चाहिए, इसलिए तुमने सामान्य बनते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? असल में नैटली खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी कोल्ड सिकाडा टीयर की ऑनरा आखिर पूरी तरह गायब कैसे हो गई। उसने साफ महसूस किया था कि उसके आर्टिफैक्ट का कोर किसी ताकत ने जबरदस्ती खींच लिया था। लेकिन जैसे ही वह अपने चैम्बर से बाहर आई, सब कुछ गायब था। जैसे किसी ने उसकी ऑनरा को उसी पल पूरी तरह रिफाइन कर लिया हो। वह अनजाने में तुम्हारी तरफ देखने लगी और उसी समय उसकी नजर तुम्हारी नजर से टकरा गई। दोनों के बीच अचानक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों के मन में एक ही बात चल रही थी, नहीं, मैं इसे नहीं बता सकता कि मैं उस टीयर को ढूंढ रहा हूँ। ये बहुत कीमती है। अगर किसी को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और दूसरी तरफ तुम्हारे मन में भी यही था, इसे पता नहीं चलना चाहिए कि कोल्ड सिकाडा टीयर मेरे पास है। आखिर नैताली ने ही चुप्पी तोड़ी और पूछा, तुम भी यहाँ ट्रेनिंग करने आए थे? तुमने सामान्य तरीके से कहा, हाँ, अभी अभी ब्रेक थ्रू हुआ है। नैटली ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, और आज पहले जो हुआ उसके लिए फिर से थैंक्स। तुमने कहा, कोई बात नहीं। फिर तुमने कैजुअली पूछा, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? नैताली ने जवाब दिया, ठीक थी, बस सेकंड स्टेज लेवल 7 तक पहुंच पाई। तुमने भी बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा, ओह ठीक है। लेकिन अगले ही पल तुम्हें खुद एहसास हुआ कि शायद तुमने ज्यादा ही कैजुअली बोल दिया। नटेली का चेहरा तुरंत जम गया। उसे आज सुबह की बात साफ याद थी। उस समय तुम मुश्किल से सेकंड स्टेज में पहुंचे थे, लेकिन अब क्या लेवल? उसने तुम्हें इतनी तेज नजरों से देखा कि तुम्हें भी हल्की झुरझुरी महसूस हुई। तुमने तुरंत कहा, बस थोड़ा मोमेंटम जमा हो गया था। शायद तुम्हें लगता है ट्रेनिंग मेरे लिए पानी पीने जितनी आसान है। नैताली पूरी तरह हैरान थी। उसके मन में एक विचार आया, क्या इसने कोल्ड सिकाडा टीयर को रिफाइन कर लिया? लेकिन उसने तुरंत उस सोच को नकार दिया। उस टीयर के अंदर स्पेस टाइम लॉज हैं, यहाँ तक कि मैं भी उसे धीरे धीरे ही रिफाइन कर सकती हूँ। एक सेकंड स्टेज वाला इंसान उसे एक ही बार में कैसे अब्सॉर्ब कर सकता है? तुम्हारी इतनी तेज ग्रोथ देखकर नैटली के अंदर फिर बेचैनी बढ़ गई। लेकिन उसके पास यहाँ रुकने का समय नहीं था। उसे किसी भी हालत में अपना टीयर ढूंढना था। इसलिए उसने कहा, उमर, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। तुमने भी तुरंत कहा, मुझे भी कुछ काम है। और दोनों अलग अलग दिशाओं में जल्दी जल्दी निकल गए। लेकिन कुछ देर बाद जब तुम अल्केमी लैब पहुंचे, तो वहां भी नैटली अचानक तुम्हारे सामने आ गई। तुम दोनों अचानक आमने सामने आकर रुक गए और कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या बोलें, क्योंकि माहौल अचानक बहुत ऑकवर्ड हो गया था। तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नैटली यहाँ भी होगी, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गए थे, तो तुम्हारा असली मकसद साफ था, फेक कमांडिंग बोन की मदद से अपनी एल्केमी को खुद टेस्ट करना। उधर नैटली को अपना कोल्ड सिकेडा टीयर अभी तक नहीं मिला था, इसलिए उसने अपनी ट्रेनिंग तेज करने के लिए कुछ पिल्स बनाने का फैसला किया। आखिर वह एल्केमी की सुप्रीम ग्रैंड मास्टर रह चुकी थी, जबकि तुम्हें एल्केमी के बारे में अभी सिर्फ बेसिक नॉलेज ही थी। ये सुनकर नैटली ने आईब्राउ उठाई, क्योंकि तुम्हारी अचानक बढ़ी हुई पावर पहले ही उसके लिए एक रहस्य थी, और अब तुम एल्केमी जानने का दावा भी कर रहे थे। उसके मन में ख्याल आया, जब तक मुझे कोल्ड सिकेडा टीयर नहीं मिलता, क्यों ना इसके साथ ही पिल्स बना लूं। इतना सोचकर नैटली पास रखे हुए खाली कॉल्ड्रन की तरफ बढ़ गई। तुमने उसे ध्यान से देखा और सोचा कि आखिर वह एक एम्प्रेस रह चुकी है, इसलिए अल्केमी में उसका अनुभव तुमसे बहुत आगे होगा। पहले उसे देखकर सीख लेना ही सही रहेगा।
नैटली कॉल्ड्रन के सामने खड़ी हुई और उसकी हथेली से स्पिरिचुअल फ्लेम्स निकलकर कॉल्ड्रन को चारों तरफ से घेरने लगी। फिर स्पिरिचुअल हर्ब्स आग के अंदर घूमते हुए धीरे धीरे पिघलकर लिक्विड मेडिसिन में बदलने लगी। तुम एक तरफ खड़े होकर उसकी हर मूवमेंट को बड़े ध्यान से देखते रहे और तभी तुम्हारे अंदर मौजूद फेक कमांडिंग बोन हल्के से गुनगुनाने लगा। उसके साथ ही एल्केमी से जुड़ी अनगिनत समझ तुम्हारे दिमाग में उमड़ने लगी और देखते ही देखते तुम्हारे दिमाग में कई दशकों का एल्केमी एक्सपीरियंस भर गया। तभी नैटली के मुंह से खुशी की हल्की आवाज निकली और कॉल्ड्रन अचानक तेज रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल 3 सुप्रीम पिल्स और 4 हाई ग्रेड पिल्स हवा में तैरने लगी। नैटली की आंखों में संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। अगर एकेडमी के पुराने एल्डर्स उसे इतनी आसानी से सुप्रीम पिल्स बनाते हुए देख लेते तो शायद उनके मुंह खुले के खुले रह जाते, क्योंकि ज्यादातर अल्केमिस्ट्स दशकों तक ट्रेनिंग करने के बाद भी ऐसा नहीं कर पाते थे। नैटली ने अब तुम्हारी तरफ देखा और उसे पूरा भरोसा था कि तुम्हारे चेहरे पर शौक होगा, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकला तुम्हारी क्वेंचिंग टेक्निक सही नहीं थी। नैटली एकदम जम गई। क्या कहा? उसके सिर के ऊपर जैसे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया। आखिर ये उसकी खुद बनाई हुई 9 टर्न फ्रॉस्ट टेक्निक थी और अब सेकंड स्टेज का एक लड़का उसे बता रहा था कि उसकी टेक्निक में गलती है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले तुम सीधे कॉल्ड्रन के पास पहुंच गए। नैटेली ने हैरानी से पूछा, तुम खुद पिल बनाने वाले हो? अपनी रबर्थ के बाद से नटेली को लग रहा था कि अजीब घटनाएं उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। पहले मार्शल गॉड का बेटा उसके लिए खड़ा हुआ और उससे ज्यादा ताकतवर लोगों को आसानी से हरा दिया। फिर उसके कोल्ड सिकेडा टीयर की बची हुई ऑरा अचानक गायब हो गई और अब तो हद ही हो गई थी। वो खुद लेजेंडरी अल्केमिकल एम्प्रेस थी और एक बिल्कुल रूकी उसे उसकी अल्केमी गलत बता रहा था। नैताली ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, हा हा, आखिर दुनिया पागल हो गई है या मैं। फिर उसने तुम्हें इंग्रेडिएंट्स चुनते हुए देखा और तुम्हारी थोड़ी अनाड़ी मूवमेंट्स देखकर हल्की सी सांस छोड़ दी। चलो, यंग मास्टर शायद मेरे सामने अपनी ताकत दिखाना चाहता है। उसे पहले से ही अंदाजा था कि अब क्या होगा। पहले कॉल्ड्रन में जोरदार धमाका होगा और फिर सिर्फ जला हुआ कबाड़ बचेगा। लेकिन तभी तुमने अपना हाथ उठाया और इंग्रेडिएंट्स को एकदम सही क्रम में कॉल्ड्रन में डालना शुरू कर दिया। नैटली की प्यूपिल्स अचानक सिकुड़ गईं। माइंड मैनिपुलेशन? उसे समझ नहीं आया कि एक रुकी यह कैसे कर सकता है। उसे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि तुम्हारी टेक्निक देखने में भले ही थोड़ी कच्ची लग रही थी, लेकिन तुम्हारी हर मूवमेंट नेचुरल लॉज के साथ बिल्कुल सही बैठ रही थी। जैसे तुमने अभी अभी उसकी हर मूवमेंट को देखकर उसे हूबहू अपने अंदर उतार लिया हो। नैटली अभी तुम्हारी तारीफ करने ही वाली थी कि उसने देखा तुमने कई ऐसे हर्ब्स उठा लिए जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे और उन्हें एक साथ कॉल्ड्रन में डाल दिया। नैटली वहीं जम गई। तुम ये क्या कर रहे हो? अभी रुको। फ्रॉस्ट हार्ट ग्रास और फायर गनोडर्मा एक साथ डालोगे तो? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही दोनों ऑपोजिट एनर्जीज आपस में पूरी तरह मिल गई। नैटली की आंखों में अविश्वास भर गया। माय गॉड! एक फॉर्मर अल्केमिकल सुप्रीम ग्रैंड मास्टर होने के नाते वह अच्छी तरह जानती थी कि आइस और फायर का आपस में टकराना अल्केमी का सबसे बड़ा रूल था और इन्हें बैलेंस करने के लिए उसे भी सीक्रेट टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता था। तुमने बिना रुके समझाया, क्वेंचिंग थोड़ा पहले करना चाहिए। आइस टाइप हर्ब्स की एनर्जी 7वें सेकंड तक कम होने लगती है, इसलिए उससे पहले तैयारी करनी पड़ती है। तुम्हारी बात सुनते ही नैटली को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो, क्योंकि यही वह समस्या थी जिसे हल करने के लिए उसने अपनी 9 टर्न फ्रॉस्ट टेक्निक बनाई थी। वह तुम्हें कुछ जवाब देने ही वाली